विश्वराज सिंह मेवाड़ ने धूनी के दर्शन कर लिए हैं। विश्वराज सिंह समेत इस दौरान 5 लोग मौजूद रहे। समूर बाग पहुंच रहे हैं अब विश्वराज सिंह मेवाड़। धूनी के दर्शन करने के बाद तो सिटी पैलेस के अंदर एंटर हुए और इस दौरान उनके साथ में प्रशासन और पुलिस का भी भारी इंतजामात किया गया। उनके पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारी विश्वराज सिंह के साथ अंदर गए, दर्शन किए। धूनी के दर्शन करने के बाद अब वापस समूर बाग की तरफ पहुंचने वाले हैं। कपिल श्रीमाली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो कपिल, दर्शन हो चुके हैं, समूर बाग बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। जी कपिल। जी देखिए, विश्वराज सिंह मेवाड़ धूनी दर्शन करके समूर बाग परिसर विश्वराज सिंह मेवाड़ धूनी दर्शन करके समूर बाग पहुंच चुके हैं। समूर बाग परिसर के अंदर फिलहाल उनके निवास स्थान जो है वहां तक पहुंच रहे हैं। खुली जीप में सवार होकर पहुंच रहे हैं और यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो है वो तैयारियां जो है वो पूरी है और पूरा लवाजमा जो है वो विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ में यहाँ पर पहुँच रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये वो विश्वराज सिंह मेवाड़ का निवास स्थान है जहाँ से धूनी दर्शन के लिए निकले थे। पिछले 3 दिन से जो विवाद चल रहा था, कहीं न कहीं धूनी दर्शन के साथ में अब उदयपुर का जो ये विवाद है खत्म होता हुआ नजर आएगा और कहीं न कहीं जो समझाइश की गई, जो समझाइश बनाई गई, उसमें कहीं न कहीं सफलता मिली है और किस तरह से धूनी दर्शन हो गए, आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए। पूरे मेवाड़ वासियों को बहुत बहुत बधाई है और ये एक हमारी पहली जीत हुई है। आने वाले समय के अंदर हम चाहेंगे कि महल और ये राजमहल जहाँ फर्जी लोग आज बैठ रहे हैं वो फर्जी लोग वहाँ से निकले और जो उनके असली वारिस है, जो हकदार है, उनको उसका कब्जा मिले। देखिए, धूनी दर्शन जो है वो हो चुके हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण मांग जो कि 3 दिन से चल रही थी। 2 बातों पर विवाद चल रहा था, एकलिंग जी मंदिर दर्शन को लेकर और धूनी दर्शन को लेकर। भगवान एकलिंगनाथ के जैसे ही विश्वराज सिंह मेवाड़ ने दर्शन किए, कहीं न कहीं सुलह की राह खुली और भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन करने के साथ ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बना और फिलहाल आप देखिए कि जो धूनी दर्शन की मांग थी वो पूरी होती हुई नजर आई। अभी आप विश्वराज सिंह मेवाड़ ने राज तिलक के 48 घंटे बाद बुधवार को एकलिंगनाथ जी के दर्शन कर लिए। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। चूंकि मेवाड़ के महाराणा यहां दर्शन करने के लिए आने वाले थे, इसलिए उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जो राव उमराव थे वो अंदर के समय अभी मौजूद है, लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि जो दूसरे राव उमराव जो हैं, जो दूसरे साथ में जो लोग आए थे वो इस समय बाहर मौजूद है। हालांकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि धूनी के दर्शन भी होकर रहेंगे। ऐसे में यहाँ से जब ये दर्शन करके काफिला फिर रवाना होगा और रवाना होकर जब समूर बाग जाएगा, उस समय देखना होगा कि क्या वास्तव में जो शांति व्यवस्था की जो अपील की जा रही थी उसमें सफलता मिली है या फिर किसी तरह से व्यवस्थाएं जो है बिगड़ती हुई शहर में नजर आती है। एकलिंगनाथ जी मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ ने घर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने समूर बाग में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पंडितों ने वैदिक मंत्र पढ़े। इस दौरान विश्वराज सिंह मेवाड़ पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। हाथ में तलवार और सिर पर सफेद पगड़ी थी। उन्होंने आंगन में सफेद घोड़े की पूजा भी की। बताते चलें कि भगवान एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का राजा माना जाता है। मेवाड़ की स्थापना से लेकर अब तक सभी महाराणा दीवान के रूप में ही जाने जाते हैं। दरअसल एकलिंगनाथ जी में रंग दस्तूर के बाद ही मेवाड़ परिवार का शोक भंग होता है। इसके बाद निवास स्थान समूर बाग में पाग दस्तूर होता है, जिसमें शोक की सफेद पाग को हटाकर गुलाबी पाग पहनाई जाती है। इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति होती है। रंग दस्तूर की परंपरा ये है कि 12 दिन तक शोक रहा
हम सब ने सफेद पगड़ी बन रखी है, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या होता है, एकलिंग जी के दर्शन कर। उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद अभी थमा भी नहीं है और बीकानेर के पूर्व राजघराने का विवाद पुलिस थाने तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि बीकानेर के पूर्व राज परिवार की संपत्तियों को लेकर अब विवाद थाने तक जा पहुंचा है। पूर्व राज परिवार की राजश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी, ट्रस्ट से जुड़े हनुमंत सिंह, गोविंद सिंह, राजेश पुरोहित और पुखराज के खिलाफ 4 ट्रस्टों की संपत्तियां खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाते हुए बीचवाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामला चारों ट्रस्टों के ट्रेजरार संजय शर्मा ने दर्ज कराया है। वहीं थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया कि संजय शर्मा ने महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट, करणी चैरिटेबल फंड्स ट्रस्ट, करणी सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट और महारानी सुशीला कुमारी रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को पूर्व महाराजा करणी सिंह ने जन कल्याण के उद्देश्यों से स्थापित किया था। चारों ट्रस्ट देवस्थान विभाग बीकानेर में पंजीबद्ध हैं, इसीलिए राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधानों के तहत नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का ट्रस्टों के रिकॉर्ड में नाम संशोधित कर दर्ज करवाए जाने की कार्रवाई चेयरपर्सन सिद्धि कुमारी की ओर से की गई है। उनके द्वारा ट्रस्ट में किए संशोधनों को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर ने स्वीकार भी किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये जो है संजय शर्मा जो है वो ट्रस्ट के ऑथराइज पर्सन है। उन्होंने जो है वो सिद्धि कुमारी जो महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने जब सहायक आयुक्त के आदेश से जब चार्ज लिया तो उस समय जो है वो पूर्व के जो ट्रस्टी और जो कर्मचारी थे वो उन्होंने जो है वहां से नकदी है और चेक्स है और रिकॉर्ड है, ऑडिट रिपोर्ट, वो जो है वो वहां से गायब कर दिया। अजमेर दरगाह एक बार फिर से सुर्खियों में है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और इसे दरगाह ने कहा गया कि जिसे दरगाह ने बेबुनियाद बताते हुए विषैली मानसिकता करार दिया है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य माना है। अदालत ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और एएसआई को नोटिस देकर पक्ष रखने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ, उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। क्या रहेगा अब इसके अंदर? देखिए उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हमें चांद भैया मीडिया बात करने दर्शन करने के बाद विश्वराज सिंह इस बीच यहाँ अपने आवास, अपने पैलेस पर पहुंचे हैं और यहाँ मीडिया का जमावड़ा, समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद, धूनी के दर्शन हो चुके हैं, परंपरा निभाई जा चुकी है और 5 लोगों के साथ धूनी दर्शन की जो सहमति बनी थी प्रशासन, पुलिस और विश्वराज सिंह के बीच में, वो उस सहमति को अंजाम तक पहुंचाया गया। उस सहमति के बाद दर्शन किए गए, पूजा पाठ की गई और फिर उसके बाद वापस यहाँ सामोर पैलेस आ चुके हैं, सामोर बाग आ चुके हैं विश्वराज सिंह और काफ़ी संख्या में यहाँ अभी भी समर्थक मौजूद। और एक तरह से कहा जाए कि ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी धूनी दर्शन करने के बाद की दिखाई गई है। 40 साल बाद, कहा जा रहा है कि 40 साल बाद विश्वराज सिंह ने सिटी पैलेस में एंटर होकर धूनी माता के दर्शन किए और परंपरा निभाई। इससे पहले सुबह एकलिंग नाथ जी के दर्शन करने के लिए वो गए थे और आज ये प्रशासन की पहल पर पुलिस और प्रशासन ने बातचीत के जरिए एक सहमति बनाई कि धूनी के दर्शन के लिए आप सिटी पैलेस एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही सिर्फ 5 लोग ही आपको मिलाकर अंदर जाएंगे और इस साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की टीम भी आपके साथ जाएगी। धूनी के दर्शन करने के बाद बाहर समोर बाग में आ चुके हैं और खुली जीप में विश्वराज सिंह लौटे और ये देखिए सम्मान किया जा रहा है। इस बीच जयकारे लगाए जा रहे हैं, आतिशबाजी भी यहाँ पर छोड़ी गई और ये धूनी के दर्शन करने के दौरान खींची गई तस्वीर, धूनी माता की दर्शन के दौरान की खींची गई तस्वीर दिखाई गई और इस बीच काफ़ी उत्साह, काफ़ी हर्षोल्लास
विश्वराज सिंह के चेहरे पर भी एक इत्मीनान और एक खुशी आप देख सकते हैं। उनके समर्थक भी काफ़ी उत्साहित, और एक तरह से कहा जाए कि जो 3 दिन से करीब करीब ये विवाद चल रहा था उसका पटाक्षेप क्या हो गया है। और ये आतिशबाजी का दौर भी चल रहा है, क्योंकि ये जो सांकेतिक तौर पर परंपरा चली आई है मेवाड़ राजघराने की, उसी के तहत राज तिलक पहले हुआ, राज तिलक के बाद फिर ये आगे की प्रक्रिया हुई। इसी के तहत एकलिंगनाथ जी के दर्शन और धूनी माता के दर्शन भी किए गए। फिलहाल अपने समर्थकों के साथ, अपने समर्थकों के बीच आपने देखा परसों वो एक ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर आमने सामने हो गए थे सिटी पैलेस के अंदर के समर्थक और विश्वराज सिंह के समर्थक, जो कि धूनी के दर्शन के लिए जाना चाह रहे थे, और वो गतिरोध और वो स्थिति भी बन गई थी वहाँ। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से मामले को संभालने की भरपूर कोशिश की गई। और इस बीच आज का वो दिन, अब से कुछ देर पहले जब विश्वराज सिंह ने दर्शन किए धूनी के, और दर्शन करने के बाद वो समोर बाग यहाँ वापस आ चुके हैं। समोर बाग में आने के बाद अपने समर्थकों, अपने चाहने वालों के बीच में आए हैं। उन्हें कंधे पर बैठाया गया है, उनकी अब यहाँ जयकार की जा रही है। उनके चेहरे पर भी इत्मीनान और संतोष का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो परसों स्थिति बनी थी, उसके बाद स्थिति में जो सुधार आया और जो गतिरोध था, उस गतिरोध को तोड़ने की जो कोशिश की गई, वो एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। न सिर्फ प्रशासन ने जैसे बीच का रास्ता निकाला सहमति बनाने में, और उसके बाद विश्वराज सिंह की तरफ से भी इस पूरे मसले पर प्रशासन का सहयोग किया गया। और दूसरी ओर अगर बात करें, लक्ष्यराज सिंह ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने अपने तरीके से बातों को रखा था, और एहतियात के तौर पर प्रशासन की तरफ से इधर निषेधाज्ञा लगाई गई थी। निषेधाज्ञा के तहत यही कहा गया था कि 5 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, कानून व्यवस्था बनी रहे और सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो जाए, इसी लिहाज से निषेधाज्ञा वहाँ लगाई गई थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सभी चीज़ें संपन्न हो गई हैं। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के 49 नगर निकायों में प्रशासक लगाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम पूर्णतया असंवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला है। जूली ने कहा कि 5 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने का तर्क देकर इनमें सरकारी अधिकारियों को प्रशासक लगा दिया है, जबकि सरकार को इनमें तत्काल चुनाव कराने की घोषणा करनी चाहिए थी। जूली ने कहा कि इसके पीछे सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन एजेंडे का बहाना बना रही है। प्रशासक लगाए गए हैं, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हमारा संविधान ये कहता है कि समय पे चुनाव हो, प्रशासक नहीं लगाए जाएं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। एक राज्य एक इलेक्शन कराने के नाम पे लोगों को गुमराह कर रही है, और ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी भरतपुर के अंदर अभी तक जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हुआ है। भादरा नगर पालिका का चुनाव जो स्थिति बनी वो सब लोगों के सामने है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार से चुनाव हुआ वो सब लोगों के सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चुनाव आयोग के चुनाव की प्रक्रिया को कमजोर करना चाहती है, इसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस सांसद हरीश मीणा और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के बीच राजनीतिक बयानबाजी चर्चा में रहती है, और इस बार जौनापुरिया ने हरीश मीणा पर उपचुनाव के बहाने निशाना साधा है। जौनापुरिया ने समरावता कांड का श्रेय हरीश मीणा को दे दिया। जौनापुरिया ने हरीश मीणा पर प्रहार करते हुए कहा कि हरीश मीणा ने ना समाज की परवाह की, ना परिवार की। हरीश मीणा ने सिर्फ पैसे का मोह रखा और कस्तूर चंद मीणा को टिकट बेच दिया। हरीश मीणा ने मीणा समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। नमो नारायण मीणा को टिकट नहीं दिलाकर परिवार के साथ भी धोखा किया। टोंक में मीडिया से बात करते हुए जौनापुरिया ने संभल हिंसा पर बोलते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे पूरा हो गया है। बाबर औरंगजेब ने जो कुछ किया, अगर सबूत मिल जाते तो उन्हें मानना चाहिए। से देवरी न्याय का चुनाव समाप्त हुआ है, उस सबके हालात को देखते हुए मैं समझता हूं कि जो वातावरण बना उस सब में अगर हम देखते हैं
तो इसका वातावरण का सबका श्रेय जाता है हरीश मीणा जी को। हरीश मीणा जी ने ये सबने मान लिया कि जिस हिसाब से केसी मीणा को लाके और वो टिकट बेची, अगर हरीश मीणा जरा सी भी समाज की परवाह करता, पारिवारिक परवाह करता, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से नमो नारायण जी चाहते थे और पार्टी ने भी कह दिया था कि 5 साल के अंदर में, 4 साल के अंदर में नमो नारायण जी जिस हिसाब से हैं, चुनाव लड़ भी लेंगे, जीत भी जाएंगे, तब भी 4 साल में तेरी सीट खाली हो जाएगी, और ना भी जाएंगे तो भी यही हो जाएगी। लेकिन उसको भी परवाह न करते हुए हरीश मीणा जी ने पारिवारिक मोह छोड़ के सिर्फ पैसे का मोह रखा, और पैसे का मोह रख के केसी मीणा जी से पैसे लेके और उनको टिकट दिलवा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद उस आदमी के समाज के साथ जो धोखा किया है, ऐसा धोखा आज तक कोई नहीं कर सकता। उस आदमी को अकेला, मैं उदाहरण दूंगा, कुएं के मन पर छोड़ के और भाग गया और उसको धक्का देकर घेरे में डाल गया, और वो आदमी जिस हिसाब से पार्टी का उसे सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो उसकी वजह से नहीं मिली। नरेश मीणा जी आए, नरेश मीणा ने चुनाव में उधर पड़े, नरेश मीणा जी भी उसी घेरे में पटक के और वह पार बोल गया। भरतपुर में आज महिला एवं बाल विकास अधिकारिता मंत्री मंजू बागमार ने बिहारी जी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सरकार बनने के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में हुए उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। जनता ने विश्वास जताया है। उसके साथ ही नागौर के खींवसर में उपचुनाव में जीत को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कई सालों के बाद आरएलपी के गढ़ को ढहाया गया है। भरतपुर ये मेरी पहली विजिट थी, और आपने देखा है कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर विकास की जो पिछले 1 सालों में गंगा बह रही है, सभी अभी जो हमारे उपचुनाव थे उसके अंदर हमने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर एक खुशी का माहौल है। और भरतपुर के तो हमारे सीएम साहब भी यहीं के हैं, तो निश्चित रूप से जो है पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा है पिछले 1 सालों के अंदर, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। और आने वाले समय के अंदर आप देखिए कि अभी हम 9, 10, 11 तारीख को राइजिंग राजस्थान लगा रहे हैं, और उसके अंदर अभी पहले ही साल में हमने जो है राइजिंग राजस्थान को लेकर बाहर की जो निवेशक है उनको यहाँ पर राजस्थान में आमंत्रित किया। जयपुर में एसओजी ने शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 से डमी कैंडिडेट बैठाकर पास होने वाले 3 पीटीआई शिक्षकों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती में डमी अभ्यर्थी बैठाकर पास होने वाले एक लेक्चरर को भी गिरफ्तार किया है। जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 3 पीटीआई और एक लेक्चरर गिरफ्तार। डमी कैंडिडेट के सहारे नौकरी हासिल करने का आरोप। जयपुर एसओजी ने डमी कैंडिडेट्स बैठाकर परीक्षा पास कराने के मामले में 3 पीटीआई और एक लेक्चरर को गिरफ्तार किया है। इन चारों के खिलाफ एसओजी को व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिली थी, जिसके बाद इन आरोपियों पर नजर रखी गई। एसओजी ने जब इनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले तो पता चला कि पीटीआई बनने वाले तीनों आरोपियों की बीपीएड की डिग्री भी फर्जी है। भर्तियों में गड़बड़झाले को लेकर एसओजी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पीटीआई हैं और एक लेक्चरर है। जानकारी के अनुसार 3 पीटीआई ने डमी कैंडिडेट बिठाकर इस भर्ती परीक्षा को पास किया था। साथ ही इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने बीपीएड की डिग्री भी जो है वो फर्जी दी थी। पीटीआई स्वरूपा राम, भारमल राम, लादू राम और कमल बिश्नोई को बाड़मेर और सांचौर की अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। ये पूरा मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 और आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा ग्रेड 2 2022 का है। अब एसओजी इस मामले में और भी जांच जो है वो कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। की बात थी, और अगर शुरू दिन से ही ऐसे हो जाता तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती और सबको इतनी तकलीफ नहीं होती। तो जो सब कुछ इतनी सुचारू रूप से और सुंदरता से हो सकती थी, लेकिन आज 2 दिन बाद दर्शन हुए इस
इन परिस्थितियों में दर्शन हुए, लेकिन दर्शन तो हुए, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरे पक्ष की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यही कहा गया था एक मिनट कि 40 सालों के बाद आज आप सिटी पैलेस परिसर में गए हैं दर्शन करने, किस तरह का अनुभव, आप क्या महसूस कर रहे थे फिलहाल? वेल, अंग्रेजी में जैसे अगर हम कहेंगे तो सेंस ऑफ पीस, वही जवाब होगा। सर, जाने के लिए कोई शर्तें या फिर कुछ बात हुई, किस तरह से बातचीत का दौर चला? बातचीत तो चलती रही, जैसे सोमवार की बातचीत चली, 2 दिन से बातचीत चलती रही, लेकिन अंत में जो रास्ता निकला और दर्शन हो गए, अब वही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया जो है वहाँ पर प्रवेश नहीं था, सिर्फ जो चुनिंदा लोग थे वही गए, क्या उन्होंने कहा है प्रशासन की किसी तरह का जो फोटो है वो वहाँ पर जो है सर्कुलेट किया जाएगा कि धोनी के जो दर्शन थे वो यहाँ पर? हाँ, उन्होंने फोटोग्राफ के लिए, सर्कुलेशन के लिए तो वो प्रशासन की तरफ से था कि आप सर्कुलेट न करें फोटोग्राफ्स, फोटो भी न लें, उन्होंने ये भी कहा था। बात तो यही है। मतलब कुछ शर्तें थी अंदर जाने की? फोटोग्राफ की एक थी। क्या कोई फोटो जो लोग आपके साथ में आए थे उनका चयन किस तरह से किया गया? क्योंकि 5 सदस्य और आपके साथ में गए हैं, किनका चयन किया गया? यहाँ पे लंबी वार्ता प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में आपकी चली थी, वो पूरा क्या बात रही थी और कैसे उन लोगों का चयन हुआ जो आपके साथ इस रस्म को निभाने के लिए आए? वो जो उनका सिलेक्शन था नाम का, वो हमने मिलके ही किया था सिलेक्शन। तो सिलेक्शन तो मैंने ही किया था, हमने ही किया था, परिवार वालों ने ही किया था, और जिन लोगों को हमने चुना था हम गए ऊपर दर्शन के लिए। धोनी दर्शन के दौरान क्या अरविंद सिंह मेवाड़ जी और आपके मिले थे क्या? वो भी साथ में थे क्या उस दौरान? ये प्रश्न तो मैंने पिछले 2 दिन से काफ़ी पूछा है कि जो अरविंद सिंह जी है उनको तो वो सामने ही नहीं आए हैं, वो है कहाँ पे, और उनकी कोई बात आगे रखी नहीं गई है, और आज भी दोनों से नहीं मुलाकात नहीं। अब आप पूरे इस का जो विवाद चला था, सुखद अंत कह सकते हैं उसका है, क्या मैसेज जो है अब आगे आप देना चाहेंगे, जैसे कि पूरी तरह से कि हाँ ये अब थम चुका है, जो लोग आपके समर्थन में आए और अब परिवार में भी आपके समर्थन है, उसका क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? एक तो खुशी है कि सब वो दर्शन तो हो गए, और सब लोगों को धन्यवाद है कि आप सभी ने साथ दिया, और तो एक तरफ से जहां आप देखेंगे सेटिस्फैक्शन है कि हो गया है, लेकिन एक तरफ से ये भी सोच है कि ये सब जो मुश्किलें आई हैं पिछले 2 दिन से बिल्कुल आसानी से सुंदरता से पहले दिन हो जाते तो वो तो बेहतर ही होता। वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे पक्ष की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह कहा गया था कि आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव वहाँ नहीं गया कि आपको कोई दर्शन करने हैं या कितने लोगों को करने हैं। देखिए, मैं कानूनी बात पे इस वक्त में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा जो आपने उठाया था कि किसी ने बताया नहीं कि दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो सरासर गलत है। इंफॉर्मेशन तो गई थी, और ये जो बात है कि किसी ने नहीं कहा, वो गलत है। आपके समर्थकों ने इस तरह के नारे लगाए कि धोनी तो बाकी है, सिटी पैलेस बाकी है, तो इसको हम और आगे की तरफ देख रहे हैं। ये जैसे जो कानूनी प्रक्रिया, जो केस है, वो तो चल ही रहा है, तो लोगों का जोश है, जो भावना है, उस हिसाब से स्लोगन चला है, लेकिन जो विभाजनवाद चल रहा है वो तो चल ही रहा है। हमारा वाद जो है विभाजनवाद का है, और विभाजनवाद का जो डिसीजन आया था ट्रायल कोर्ट का कि सब HUF है, और टैक्स डिपार्टमेंट भी मानती है कि HUF है, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट है वो स्टेट है हाई कोर्ट से। तो ये जो फैमिली प्रॉपर्टीज के बारे में यही चल रही है, और ट्रस्ट की बात अलग है। इन 3 दिनों में शहरवासियों ने आपको सपोर्ट दिखाया है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है शहरवासियों? संदेश तो एक तो सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने साथ निभाया है, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो शांतिपूर्वक से जब आप विद्रोह करोगे तो आपने इस शांतिपूर्वक विद्रोह का शक्ति आपने अभी देखा है, और आप सिर्फ देख लो, अगर मान लो पहले दिन में अगर कुछ हिंसा की घटना होती या कुछ ऐसे ही कुछ चीज होते तो फिर शायद परिणाम कुछ अलग ही होता। तो शांति बनाए रखे, गलत चीज के लिए बात उठानी है, लेकिन शांति की। सर, ये इनविटेशन बहुत पहले आ गया था,
और क्या आप मानते हैं प्रशासन पहले अगर प्रयास करता तो बहुत जल्दी ये इंसाफ हो सकता था और इतनी परेशानी भी शहरवासियों को झेलनी पड़ती? मेरे ख्याल से किसी को अनुभव या किसी को लग नहीं रहा था कि ऐसे छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात हो जाएगी। पथराव को लेकर आप क्या कहते हैं? जो पथराव उस तरह हुए थे उसको लेकर आप क्या कहते हैं? अब पथराव के लिए अब प्रशासन जवाब दे। पथराव तो हुआ था, अब उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप उनसे पूछें। करना तो चाहिए। क्या आपको लगता है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का जो पक्ष है वो घबरा गए थे नेसेसरली? क्या उनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि आपकी तरफ से? अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आप जॉइंट फैमिली की बात करेंगे तो सबका शहर है, और अगर आप विल की बात करेंगे तो सिर्फ अरविंद सिंह जी बात कर सकते हैं। इसी का रुख करते हैं टोंक से। बड़ी खबर यह है कि नरेश मीणा की आज फिर से कोर्ट में पेशी हुई है। सीआईडी सीबी ने नरेश मीणा से कोतवाली में पूछताछ की है। सीआईडी सीबी ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। अटरू में दर्ज एक मामले की सीआईडी सीबी जांच कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेश मीणा की पेशी हुई है। पूछताछ और पेशी के बाद फिर टोंक जिले में नरेश मीणा को शिफ्ट किया गया है। समरावता थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था और आज नरेश मीणा की फिर से कोर्ट में पेशी हुई है। सीआईडी सीबी ने नरेश मीणा से कोतवाली में पूछताछ की है। सीआईडी सीबी ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया और अटरू में दर्ज एक मामला है ये, जिसके संबंध में सीआईडी सीबी जांच कर रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेश मीणा की पेशी हुई। पूछताछ और पेशी के बाद फिर से वापस टोंक जिले में टोंक जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। नरेश मीणा को समरावता थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। इन दिनों झुंझुनू की बाल कल्याण समिति विवादों में है और इसकी वजह है पॉक्सो की धाराओं के तहत कुछ लोगों के खिलाफ लिखवाया गया एक मुकदमा। अब जिस नाबालिग बच्ची के नाम से चूरू के महिला थाने में जो केस दर्ज करवाया गया है, अब वही बच्ची ऐसे किसी केस से इनकार कर रही है। सवालों के घेरे में झुंझुनू की बाल कल्याण समिति। आश्रय गृह से निकली नाबालिग का बड़ा बयान। खाली कागज पर साइन लेने का आरोप। हाईकोर्ट के आदेश पर करीब 1.5 महीने के संघर्ष के बाद नाबालिग लड़की जयपुर के आश्रय गृह से आजाद हुई और उसे उसकी मां को सौंप दिया गया। लेकिन बाहर आने के बाद उसके एक बयान ने झुंझुनू की बाल कल्याण समिति को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। नाबालिग का आरोप है कि 12 अक्टूबर को चूरू के महिला थाने में पॉक्सो के तहत जो केस दर्ज कराया गया वो उसने नहीं किया। लड़की का साफ कहना है कि बाल कल्याण समिति झुंझुनू की कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पूनिया ने बीकानेर के बालिका आश्रय गृह में आकर उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। बच्ची ने बताया कि बाल कल्याण समिति की सदस्य शर्मिला पूनिया ने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। ऊपर वाले पेज पर तो मेरे साइन करवा ले और नीचे वाले पेज पर पूरे पेज पर साइन करवाए थे। दरअसल 12 अक्टूबर को चूरू के महिला थाने में पॉक्सो के तहत केस दर्ज होने के बाद नाबालिग की मां उसे बाल कल्याण समिति लेने पहुंची थी, लेकिन नाबालिग को मां को नहीं सौंपा गया, जिसके बाद पीड़ित मां ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया, जहां जयपुर में डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए बच्ची को तुरंत मां को सौंपने का फैसला सुनाया। बर्बादी करने की सोच रखी। अच्छा, तो मेरा घर भी बर्बाद हो और मेरे खेत में भी नाच खिंडी डोल लियो कई दिन तक और मजदूरी करी है। पैसा भी बहुत खर्च होगा। पैसा भी घना लाग गया मेरा। ईब का ढेसे ले आई है तू थोड़ी ना? सब कुछ ले आई हूँ हाई कोर्ट में से। ईब तू के चाहो एंड पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए बन पे। कण पर बाल कल्याण समिति आना पे। जब ना बेटी लड़की तो उनकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए गाँव। नाबालिग ने बाल कल्याण समिति झुंझुनू और चूरू के कुछ ऐसे लोगों के नाम भी बताए हैं जिनके जरिए लगातार झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का दबाव इस पर बनाया जा रहा था। आरोप है कि नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना की सूचना उसके परिजनों को देने के बजाय बाल कल्याण समिति ने सीधे एफआईआर दर्ज करवा दी। उस टाइम ये 4-5 लोग थे, ये इनको नामजद किया था CWC के मेंबर वगैरह जो थे, जो इनके बालसुधा बालिका गृह जो थे उस टाइम। उसके बाद ये बंद भी हो गया था, इसको बच्ची को शिफ्ट कर दिया था बीकानेर।
और अभी उसके मामला भी उसका एक पहले भी दर्ज हुआ था। अभी कोई दूसरा मैटर भी CWC झुंझुनू से रिपोर्ट आई थी, उस पर दर्ज हुआ था। 12 अक्टूबर को चूरू में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। नाबालिग को झूठ बोलने पर घर भेजने का भरोसा दिया गया। अब जब मामले का खुलासा हो चुका है तो जांच के बाद और भी खुलासे होने की संभावना है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही सही कई साल बाद नाबालिग अपने परिवार के बीच पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। सुपुर्दगी के बाद बाल कल्याण समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्ची ने कहा कि बाल कल्याण समिति की सदस्य शर्मिला पूनिया ने उस पर फर्जी तरीके से दबाव बनाया और खाली कागज पर साइन करवाए और उसने जो FIR दर्ज करवाई है वो फर्जी है। अब देखना ये होगा कि चूरू पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ संज्ञान लेती है और जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। जैसलमेर में बुकिंग वेबसाइट पर फर्जी रिजॉर्ट दिखाकर पर्यटकों से ठगी करने के मामले में पुलिस ने नकेल कसी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 173 फर्जी रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज को वेबसाइट से हटवाया है। साथ ही कुछ बड़ी बुकिंग वेबसाइट को नोटिस भेजा है जो फर्जी प्रॉपर्टी दिखाकर लोगों को चूना लगा रही थी। ऑनलाइन होटल बुकिंग करने वाले सावधान, होटल बुकिंग के नाम पर ठगी का पर्दाफाश। जैसलमेर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बुकिंग वेबसाइट से हटवाई 173 फर्जी प्रॉपर्टी। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और ऑनलाइन होटल या रिसोर्ट बुक करते हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल जैसलमेर पुलिस ने ऐसी करीब 173 फर्जी प्रॉपर्टी को बुकिंग साइट से हटवाया है जिनका कोई वजूद ही नहीं था। जानकारी की माने तो जैसलमेर और सम समेत कई जगहों पर ठगी करने वाले लोग बुकिंग साइट पर पर्यटन स्थल की फर्जी फोटो डालकर सैलानियों से पैसे हड़प रहे थे, जिसकी शिकायतें लंबे वक्त से पुलिस को मिल रही थी। फेक वेबसाइट की समस्या जो कि एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, इस समस्या के मद्देनजर कलेक्टर साहब के द्वारा मीटिंग ली गई, पर्यटन विभाग को निर्देश दिए गए और जो फेक वेबसाइट्स थी उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की। आरोप है कि ये ठगी मेक माई ट्रिप, अगोड़ा और booking.com जैसी प्रतिष्ठित वेबसाइट पर चल रही थी। ठग इसमें होटल की लोकेशन और फोटो दिखाते, कई बार कस्टमर फुल पेमेंट भी कर देते, लेकिन बुकिंग के बाद जब मौके पर पहुंचते तो या तो जैसलमेर की किसी सड़क का चौराहा निकलता या कोई खाली जगह। सम कैंप एंड रिसोर्ट वेलफेयर सोसाइटी की शिकायत पर पुलिस ने प्रतिष्ठित वेबसाइट को भी नोटिस भेजा है। फर्जी रिसोर्ट जो अंकित थे वेबसाइट के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई की है, वो बहुत सराहनीय है और इस सराहनीय कदम के ऊपर जैसलमेर के पर्यटन जो हम व्यवसायी है वो धन्यवाद देते हैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को, क्योंकि आने वाले समय में जब जैसलमेर जब यहाँ के जब पर्यटक आएगा तो उनको सही जानकारी मिल पाएगी और वेबसाइट पे सही अंकित चीज होगी तो उनको कहीं भी छल कपट नहीं होगा और जैसलमेर का नाम खराब नहीं होगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को और जिला प्रशासन को। जैसलमेर SP के मुताबिक डेजर्ट में कई रिसोर्ट बने हैं, लेकिन कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा बुकिंग वेबसाइट पर कुछ एडिटिंग कर फर्जी रिसोर्ट जोड़कर पर्यटकों को गुमराह किया जा रहा था। लेकिन अब जिले में किसी भी तरह का फर्जी रिसोर्ट का काम नहीं है और सैलानी बेफिक्र होकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही पर्यटकों की सहायता और सुविधा के लिए कंट्रोल रूम का WhatsApp नंबर भी जारी किया गया है, जहां फर्जीवाड़ा और परेशान करने वालों की शिकायत की जा सकती है। आज जिला प्रशासन ने 173 रिसोर्ट्स पे सम में SP साहब ने जो कार्रवाई की है उसके लिए सम वेलफेयर सोसाइटी के लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी अभी सीजन आ रही है न्यू ईयर्स के लिए, उसके अंदर जितने भी फ्रॉड रिसोर्ट्स थे वो प्रशासन ने हटा दिए हैं। अब जो भी टूरिस्ट है वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके बुकिंग कर सकता है और जैसलमेर और सम सैंड ड्यून्स टूरिस्टों के लिए तैयार खड़ा है। जिला पुलिस द्वारा ऐसे तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जा रही है, जो पर्यटकों को फर्जी प्रॉपर्टी दिखाकर उन्हें ठगने का काम कर रहे थे। पर्यटन विभाग जैसलमेर और थाना सम पुलिस द्वारा धरातल पर रिजॉर्ट का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट।
दौसा जिले के पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरावंडा में स्कूली बच्चों का ऐसा विवाद हुआ कि एक छात्रा का गला काट दिया गया, जिसके बाद से यह स्कूल चर्चा में बना हुआ है। आज स्कूल के बाहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। पुलिस और प्रशासन ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। आपको बता दें कि मंगलवार को महेश सैनी राहुल सैनी के बीच बैठने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में दोनों छात्रों की ड्रेस भी फट गई थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने छुट्टी से 15 मिनट पहले दोनों को ड्रेस सिलवाने के लिए दर्जी के पास भेज दिया था। छुट्टी के बाद दोनों घर जा रहे थे, बीच रास्ते महेश सैनी का गला काट दिया। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ के नाम से विश्वविख्यात बाबा रामदेव समाधि पर लाखों की संख्या में देश प्रदेश ही नहीं विदेशों से भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। विदेशों से यहां पहुंचे भक्त शक्ति में झूमते हुए और भक्ति में झूमते हुए नजर आए, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सात समंदर पार से बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने आए इन विदेशी भक्तों की श्रद्धा के सामने हर कोई निहाल है। फ्रांस से आए 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड चिकित्सकों के दल ने रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि स्थल के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। Ramdev pour éviter les guerres et que la paix soit sur le monde. बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय। Et pour la paix dans le monde. Mais c'est temple très connu. C'est très connu, c'est pour ça qu'on vient ici. Voilà. Et c'est temple de Baba Ramdev. Baba Ramdev. स्थानीय लोगों की तरह हाथों में ध्वजा लेकर बाबा राम सापीर की जय जयकार करते हुए सभी समाधि स्थल पर पहुंचे। विधि विधान से पूजा अर्चना की और स्थानीय गाइड से बाबा रामदेव के जीवन इतिहास के संबंध में विस्तार से जानकारी हासिल की। उन्होंने राम सरोवर तालाब, पर्चा बावड़ी समेत दूसरी जगहों का भ्रमण किया। इन लोगों का कहना है कि यहाँ आकर इन्हें अलौकिक शक्ति का एहसास हो रहा है और दिव्य शक्ति से ऊर्जा मिल रही है। विजिटर का एक ग्रुप आया, मेडिकल से सारे रिटायर्ड हैं। इन्होंने कोई इंटरनेट पे बाबा रामदेव के बारे में जानकारी प्राप्त करी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग बीकानेर से जब जैसलमेर जा रहे हैं तो मंदिर आएगा। मैंने बोला हाँ, 1 किलोमीटर अंदर है। तो फिर हम लोग वहाँ अंदर गए और उन्होंने सबों ने झंडे खरीदे, झंडे हाथ में लिए, बाबा रामदेव का जयकारा करते हुए मंदिर में गए। जानकारी के मुताबिक फ्रांस से आए इन पर्यटकों ने बाबा रामदेव के जीवन से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया से जुटाई और प्लान बनाकर रामदेवरा पहुंचे। स्थानीय लोगों से मिलकर उन्होंने यहाँ की जानकारी ली और अपने कैमरे में यहाँ की कला संस्कृति को फोटो के तौर पर सहेजकर अपने साथ ले गए। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान रत्नों की रिपोर्ट।